Hello, students. I hope you are doing well. NCRT क्लास 11 बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में लास्ट क्लास में हमने प्रोकैरियोट्स को डिस्कस किया। आज इसके पार्ट 4 में यानी इस चैप्टर के पार्ट 4 में हम इन्हीं प्रोकैरियोट्स के डिस्कशन को आगे लेके जाएंगे और हम स्पेसिफिकली बात करेंगे बैक्टीरिया और आर्किया की, जो कि दो ब्रांचेज हैं। इसके अंदर बहुत ही डिस्टिंक्ट ब्रांचेज हैं जो प्रोकैरियोट्स की। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 4 बैक्टीरिया एंड आर्किया। सो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें, बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स। इनफैक्ट अगर प्रोकैरियोट्स ही नहीं, अगर हम देखेंगे तो बैक्टीरिया पूरे जितने भी हमारा एनिमल वर्ल्ड है या जितना भी हमारा प्लांट वर्ल्ड, या हम इसको एक तरीके से बोल लें जो हमारा बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर के अंदर जिसमें सभी तरीके के ऑर्गेनिजम्स आते हैं, बैक्टीरिया सबको डोमिनेट करते हैं नंबर्स में। इनके नंबर्स इतने ज़्यादा हैं कि वहाँ पर हम लोगों के या एनिमल्स के या प्लांट्स के या किसी भी और स्पीशीज़ के नंबर्स ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, या किसी भी तरीके से किसी भी ऑर्गेनिज्म के नंबर्स इतने नहीं हैं जितने कि बैक्टीरिया के नंबर है। इसीलिए बैक्टीरिया आर द मोस्ट एबंडेंट प्रोकैरियोट्स। अगर हम बात करें अराउंड 3.7 टू 4.3 बिलियन ईयर्स ओल्ड, राइट, वहाँ इतना पुराना हमको फॉसिल मिला और उस फॉसिल ने कंफर्म किया कि बैक्टीरिया दे वर द फर्स्ट टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। हमारी अर्थ पे सबसे पहले जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लाइफ स्टार्ट जिन्होंने करी वो थे बैक्टीरिया। और ये बात कंफर्म हुई 3.7 से 4.3 बिलियन ईयर्स पुराने फॉसिल से। और जब साइंटिस्ट ने इन फॉसिल्स को एग्जामिन किया तब उन्होंने इस चीज़ को कंफर्म कर दिया कि जो लाइफ की स्टार्टिंग हुई वो स्टार्टिंग प्रोकैरियोट्स के साथ हुई, और बैक्टीरिया वर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो इस पृथ्वी पर या इस अर्थ पर आए। नाउ अभी भी अगर हम देखें, दे आर द मोस्ट न्यूमरस टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन द बायोस्फीयर। जैसे मैंने अभी शुरू में आपको बताया कि अगर हम पूरे बायोस्फीयर की बात करें, यानी हमारा पूरा का पूरा एक वो स्फीयर जहाँ पर लाइफ पॉसिबल है, उसके अंदर सबसे ज़्यादा नंबर अगर किसी का है तो वो बैक्टीरिया का है। और ये बहुत ही डाइवर्स होते हैं, इनके अंदर बहुत ही डाइवर्स मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। इसी वजह से ये बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है। ये बहुत अलग अलग कंडीशंस में आपको मिल जाएंगे। और अगर हम इनके मेटाबॉलिक सिस्टम्स की बात करें या न्यूट्रिशन की बात करें तो बेसिकली, और ये जो पर्टिकुलर चार्ट है ये सभी ऑर्गेनिजम्स के लिए है। तो यहाँ अगर हम देखें तो फोटोट्रॉफ्स होते हैं। फोटोट्रॉफ्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग बोलते हैं जो कि लाइट से एनर्जी लेते हैं। और दूसरे होते हैं कीमोट्रॉफ्स। ये वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि केमिकल कंपाउंड से एनर्जी लेते हैं। तो इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होते हैं फोटोट्रॉफ्स और दूसरे होते हैं कीमोट्रॉफ्स। तो ये है हमारा न्यूट्रिशनल बेसिस पर डिवीजन। अब हम फोटोट्रॉफ्स को अगर हम फर्दर डिवाइड करें तो फोटोट्रॉफ्स दो ब्रांचेस में डिवाइड होते हैं। एक होता है ऑटोट्रॉफ और दूसरा होता है हेट्रोट्रॉफ। तो ऑटोट्रॉफ जो है वो कार्बन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड से, और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे साइनोबैक्टीरिया हो गया या प्लांट्स हो गए। और जो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं ये कार्बन लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से, राइट। और इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे पर्पल बैक्टीरिया हो गया या ग्रीन बैक्टीरिया हो गया। ओके। नाउ अगर हम दूसरी साइड देखें तो कीमोट्रॉफ्स जो होते हैं ये ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते, ये हमेशा हेट्रोट्रॉफ्स ही होते हैं। यानी इनको जो कार्बन मिलेगा वो ऑर्गेनिक कंपाउंड से इनको लेना पड़ेगा, ये कभी भी अपना खुद का कार्बन फिक्सेशन नहीं करते। तो यहाँ जो है ये हेट्रोट्रॉफ्स जो होते हैं ये दो ब्रांचेस में हैं। एक है लिथोट्रॉफ्स और दूसरे हैं ऑर्गेनोट्रॉफ्स। जो लिथोट्रॉफ्स होते हैं ये एनर्जी लेते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, और जो ऑर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं ये जो एनर्जी लेते हैं ये लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड से। सो लिथोट्रॉफ्स के जो कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो हैं सल्फर बैक्टीरिया या हाइड्रोजन बैक्टीरिया। और जो ऑर्गेनोट्रॉफ्स हैं वो मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोट्स आर ऑर्गेनोट्रॉफ्स। और इसके अलावा जितने भी नॉन फोटोट्रॉफिक यूकैरियोट्स हैं वो सभी की सभी ऑर्गेनोट्रॉफ्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो बैक्टीरिया हर जगह आपको मिल जाएंगे। ऑटोट्रॉफ्स के केस में आपको मिल जाएंगे, हेट्रोट्रॉफ्स के केस में आपको मिल जाएंगे, और आपको यहाँ पर कीमोट्रॉफ्स के केस में भी आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से अगर ये जो न्यूट्रिशनल मेटाबॉलिक जो इनका एक सिस्टम होता है जो हम हर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होता है और जिसके बेसिस पर हमने इसको डिवाइड किया है ऑर्गेनिजम्स को, उसमें आपको बैक्टीरिया की प्रेजेंस हर जगह पर चल जाएगी। इसीलिए दे हैव अ वेरी डाइवर्स मेटाबॉलिक सिस्टम एंड दैट्स व्हाई दे आर एक्सट्रीमली अडेप्टेबल।
ओके, नाउ दे कैन सर्वाइव इन ऑलमोस्ट एवरी एनवायरनमेंट, किसी भी तरीके का एनवायरनमेंट होगा ये अपने आप को सर्वाइव कर सकते हैं। अगर बहुत ही एक्सट्रीम एनवायरनमेंट होगा तो ये अपने आप को डॉर्मेंट फेज में ले आएंगे, ये अपने आप को इस तरीके से इनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी बिल्कुल डाउन हो जाएगी, और जैसे ही इनका जो एनवायरनमेंट फेवरेबल होगा ये फ़ौरन अपने आप को फ्लोरिश करेंगे और वहाँ पर सर्वाइवल शुरू हो जाएगा। मतलब सर्वाइव तो करेंगे बट वहाँ पर ये लोग अपना जो इनका अपना नंबर बढ़ाने का तरीका है या रेप्लिकेशन है एक तरीके का, वो स्टार्ट हो जाएगा। दे नीड लिटिल ऑक्सीजन एज दे हैव डेवलप्ड मैनी वेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी एंड फिक्सिंग कार्बन। तो ये हमने इस चार्ट में देख ही लिया कि इनको बहुत ही कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने इतने अलग अलग तरीके के इन्होंने अपना जो एनर्जी को लेने का और कार्बन को फिक्स करने का तरीका है वो उन्होंने इवॉल्व किया है। राइट, नाउ दे कैन ब्रेक डाउन अ मल्टीपल सब्सटेंसेज, ये प्लांट्स को भी तोड़ सकते हैं, ये एनिमल्स रिमेन्स को भी तोड़ सकते हैं, वेस्ट्स को भी ये तोड़ सकते हैं, ऑयल्स, प्लास्टिक्स, बहुत अलग अलग तरीके से सब्सटेंसेस को ये ब्रेक कर सकते हैं और वहाँ से ये लोग एनर्जी ले सकते हैं। तो ये इनके अंदर एक बहुत ही काबिलियत होती है एक तरीके से, या बोला जाए तो इनके अंदर ये एक कैपेबिलिटी होती है कि ये अलग अलग तरीके के एनर्जी सोर्सेज पर ये आराम से उनको यूज़ कर सकते हैं और वहाँ से ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। नाउ दे आर वाइडली यूज्ड इन इंडस्ट्री टू मैन्युफैक्चर फूड्स, फॉर एग्जांपल चीज़ एंड योगर्ट्स। तो ये इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं और हम लोग इनको चीज़ बनाने में, योगर्ट बनाने में इस्तेमाल करते हैं, कुछ मेडिसिन बनाने में इस्तेमाल करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स बनती हैं, ड्रग्स बनती हैं, या फिर कुछ हार्मोन्स जैसे इंसुलिन होते हैं, उनको हम लोग यहाँ पर जेनेटिक इंजीनियरिंग के थ्रू इन ऑर्गेनिजम्स का हम लोग यूज़ करते हैं और उनको हम लोग अपनी एक तरीके से इनको माइक्रोबियल फैक्ट्रीज़ की तरह इस्तेमाल करते हैं, और हम इनका इस्तेमाल करते हैं मैन्युफैक्चर करने में, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और जो हमारे लार्ज स्केल पर काम आती हैं। ऑलराइट, तो ये एक तरीके का बैक्टीरिया का ये एक इंट्रोडक्शन था जिसमें आपने देखा कि बैक्टीरिया सबसे पुराने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, या इनफैक्ट ये दे आर द ओल्डेस्ट ऑर्गेनिजम्स, और ये आज तक हैं और ये सबसे ज़्यादा है, आज भी ये हमारी पूरे अर्थ पे सबसे ज़्यादा इनका नंबर है, और इनके अलग अलग मेथड्स हैं ये एनर्जी को लेने के। ये हर तरीके से जो भी पॉसिबल मोड है उस मोड से ये एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए अब हम बात करेंगे इनके थोड़े से स्ट्रक्चर के बारे में। तो दे हैव केमिकली कॉम्प्लेक्स सेल एनवलप, जो इनका ऊपर का सेल एनवलप होता है वो बहुत ही केमिकली कॉम्प्लेक्स होता है, और उसमें 3 लेयर्स होती हैं। बेसिकली इट इज़ अ 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर। उसमें सबसे पहले होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो सबसे बाहर का स्ट्रक्चर होता है, राइट। उसके बाद मिडिल में होती है सेल वॉल, और सबसे अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अगर आप यहाँ देखें, यहाँ आप देखेंगे ये एक तरीके का बैक्टीरिया है। इस बैक्टीरिया के सबसे बाहर यानी आउटर मोस्ट पर है ग्लाइकोकैलिक्स। उसके बाद ये जो ये स्काई ब्लू कलर की आप जो लेयर देख रहे हैं ये ग्लाइकोकैलिक्स है। उसके बाद ये जो मिडिल में है ये सेल वॉल है ग्रीन कलर की, और सबसे लास्ट में ये ब्लैक कलर की बाउंड्री आप देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, ये इनर है। तो ग्लाइकोकैलिक्स हमेशा ये आउटर मोस्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं। नाउ हर कोई लेयर, जो तीनों लेयर्स हैं, ये एवरी लेयर या ईच लेयर इट परफॉर्म्स डिस्टिंक्ट फंक्शन। ये अपना अलग अलग फंक्शन इनका होता है, ये हर एक फंक्शन इनका अलग होता है और ये अपना फंक्शन करती हैं। लेकिन जब ये एक साथ अगर हम बात करें तो ये पूरा सिंगल प्रोटेक्टिव यूनिट की तरह काम करती हैं। तो इस बैक्टीरिया को अगर इनको प्रोटेक्शन देनी है तो इसमें तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा। लेकिन अगर इनके अलग अलग फंक्शंस देखे जाएं तो इसका फंक्शन ग्लाइकोकैलिक्स का कुछ अलग होगा, सेल वॉल का अलग है और सेल मेम्ब्रेन का अलग है। नाउ ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है वो कंपोजिशन और थिकनेस दोनों में थोड़ा सा डिफर करती है, राइट। ग्लाइकोकैलिक्स डिफर्स इन कंपोजिशन एंड थिकनेस, और ये सारे डिफरेंट डिफरेंट बैक्टीरिया को अगर हम कंपेयर करें तो वहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स का जो कंपोजिशन होगा और जो उसकी थिकनेस होगी वो आपको अलग अलग मिलेगी। कभी कभी ये लूज शीट की तरह होती हैं और इसको हम लोग बोलते हैं स्लाइम लेयर, और किसी किसी में ये बहुत ही थिक होती है और टफ होती है जिसको हम लोग बोलते हैं कैप्सूल। तो अगर आगे से आपको किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर कैप्सूल लिखा हुआ नज़र आए या किसी भी बैक्टीरिया के ऊपर स्लाइम लेयर लिखी हुई नज़र आए तो आप समझ लीजिए कि हम बात कर रहे हैं ग्लाइकोकैलिक्स की। वो ग्लाइकोकैलिक्स किसी बैक्टीरिया में स्लाइम लेयर के फॉर्म में होता है और किसी बैक्टीरिया के अंदर वो कैप्सुलर फॉर्म के अंदर होता है। ओके, चलिए। द सेल वॉल जो होती है वो क्या करती है कि जो सेल की शेप है उसको वो डिटरमाइन करती है और साथ में वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्रेशर होता है उससे वो बर्स्ट नहीं कर पाता या फिर वो कोलैप्स नहीं कर पाता। तो ये सेल वॉल का काम होता है, और ये जो मिडिल लेयर है सेल वॉल की, ये सेल वॉल उसको इस तरीके से एक शेप देती है,
राइट। अगर ये सेल वॉल नहीं होगी तो बैक्टीरिया की जो शेप है वो उसकी शेप एक तरीके से स्ट्रॉन्ग शेप नहीं होगी, एक कन्फर्म या एक फर्म शेप नहीं होगी। और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, जो सबसे इनर पार्ट है, यहाँ अगर आप देखें सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। इसका मतलब ये है कि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को तो वो अलाउ करती है अंदर आना या बाहर जाना, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल्स को ये रेस्ट्रिक्ट करती है, उनको ना अंदर जाने देती है ना बाहर जाने देती है। तो ऐसी जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग बोलते हैं सेलेक्टिव परमिएबिलिटी। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, और ये क्या करती है, ये जो बाहर का एनवायरनमेंट होता है उसके साथ ये इंटरेक्ट करती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर इसी के थ्रू जाते हैं, और ये एक तरीके का एक गेट का काम करती है, राइट। सो द मेम्ब्रेन इज सिमिलर स्ट्रक्चरली टू दैट ऑफ यूकैरियोट्स। इसकी जो जो स्ट्रक्चर होती है वो सिमिलर होती है यूकैरियोट्स, 100% आइडेंटिकल नहीं होती, बट सिमिलर होती है। जो जो स्ट्रक्चर यूकैरियोट्स में होगी उसी तरीके की मिलती जुलती स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है। अब हम बात करेंगे ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बारे में। तो जो एक ग्राम स्टेन होता है, राइट, ये स्टेन क्या होता है ये भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, लेकिन ग्राम स्टेन होता है, इस ग्राम स्टेन की वजह से बैक्टीरिया दो क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक होता है ग्राम नेगेटिव और दूसरा होता है ग्राम पॉजिटिव। और ये जो चीज़ है, ये जो ग्राम स्टेन को लेने की जो कैपेबिलिटी होती है, ये उनके सेल वॉल कंपोजिशन की वजह से होती है। तो इसका मतलब ये है कि सेल वॉल की वजह से जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनको हम दो डिविजन्स या दो स्टेन के बेसिस पर हम दो क्लासेस में बांट देते हैं। एक है ग्राम पॉजिटिव और एक है ग्राम नेगेटिव, राइट। चलिए अब देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव को डिटरमाइन करते हैं और उसका क्या प्रोसीजर होता है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं कि स्मीयर बनाते हैं। स्मीयर किसको बोलते हैं? आपने एक ग्लास की स्लाइड देखी होगी, ठीक है। आप एक ग्लास की स्लाइड लीजिए, क्लीन स्लाइड लीजिए, और उसके ऊपर बैक्टीरिया का एक छोटा सा कल्चर का ड्रॉप, बहुत छोटा सा ड्रॉप आप उसके ऊपर डाल दीजिए। और उसको डालने के बाद उसको ग्लास स्लाइड के ऊपर आप उसको किसी भी टूल की मदद से, जो कि स्ट्राइल टूल हो, उससे पूरा फैला दीजिए। जब वो पूरा फैल जाएगा ग्लास स्लाइड के ऊपर, फिर उसको ड्राई कर दीजिए। जब वो ड्राई हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं स्मीयर। तो अब ये जो स्मीयर है इसको हम लोग स्टेन करते हैं। और हम स्टेन किससे करते हैं? हम सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि एक तरीके की बेसिक डाई होती है, उससे हम लोग इसको स्टेन करते हैं। यानी स्लाइड के ऊपर हम क्रिस्टल वॉयलेट का सॉल्यूशन डालते हैं, और ये जो है, ये क्रिस्टल वॉयलेट जो होती है, ये हमारी प्राइमरी स्टेन होती है। यानी कि ये हमारी वो स्टेन है जिसकी वजह से इसमें कलर आता है। तो अगर आप यहाँ देखिए, ये बैक्टीरिया हैं दो अलग अलग, ये बेसिलाए है क्योंकि ये रॉड शेप है, और ये कोकाए हैं क्योंकि ये दोनों राउंड शेप हैं। आपको लास्ट क्लास में ये समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर ये रॉड शेप है जिसको हम लोग बेसिलाए बोलते हैं, या सिंगल अगर हम देखें बेसिलस है, और ये राउंड शेप है जिसको हम कोकाई बोलते हैं, और सिंगुलर है कोकस। तो हमने इसको सबसे पहले क्या करा, क्रिस्टल वॉयलेट से डाई कर दिया, और जैसे ही हमने इसको स्टेन किया, ये देखिए इसने क्रिस्टल क्लियर, जो क्रिस्टल वॉयलेट कलर इसके अंदर, दोनों के अंदर आ गया, राइट। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसको आयोडीन सॉल्यूशन से ट्रीट करते हैं। और आयोडीन एक तरीके का मॉर्डेंट होता है। मॉर्डेंट हम ऐसे केमिकल्स को बोलते हैं जो कि बॉन्डिंग को इंक्रीज करते हैं। तो यहाँ पर ये जो बॉन्डिंग इंक्रीज हो रही है, ये सेल की और डाई के बीच में हो रही है, जिसकी वजह से इनके बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंडिंग हो जाती है। इसलिए हम एक मॉर्डेंट का इस्तेमाल करते हैं, और इस मॉर्डेंट है हमारा आयोडीन सोल्यूशन। तो जब हमने आयोडीन सॉल्यूशन यहाँ पर डाला, तो अब ये जो बाइंडिंग है, ये दोनों सेल्स में, यानी कोकाई में और बेसिलाई में, दोनों में बहुत अच्छे से हो गई, राइट। तो मॉर्डेंट ने अपना काम कर दिया, यहाँ पर इनका दोनों स्टेन्स को फिक्स कर दिया। अब हम क्या करेंगे, हम इस स्मीयर को डीकलराइज करेंगे। डीकलराइज कैसे करेंगे? हम इसको इथेनॉल या एसीटोन से वॉश करते हैं। तो ये एक तरीके का वॉशिंग स्टेप होता है। अब वॉशिंग स्टेप से क्या होता है, जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है वो तो क्रिस्टल वॉयलेट को नहीं छोड़ते, राइट, क्योंकि वो तो उनकी सेल वॉल की प्रॉपर्टी है, वो उसके क्रिस्टल वॉयलेट को नहीं छोड़ते, और क्रिस्टल वॉयलेट वहाँ पर रह जाता है, वो रिटेन करते हैं। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया क्लास है, वो क्या करेगी, इन क्रिस्टल वॉयलेट्स को वॉश कर देती है, वो हट जाती है, वो लूज कर देती है, और वो कलरलेस हो जाती है। तो जैसे ही हमने यहाँ पर देखिए वॉशिंग करी, तो वॉशिंग करने से क्या हुआ, कोकाई का कलर तो आपने देखा एज इट इज सेम है, लेकिन बेसिलाई जो है उन्होंने उसको स्टेन को, जैसे ये ओरिजिनल थे उसी कलर में आ गए, उन्होंने अपने आप को डीकलराइज
कर दिया। तो ये डीकलराइजेशन का जो काम होता है ये वॉशिंग स्टेप में इथेनॉल करता है और एसीटोन करता है। तो अब तक हमने तीन चीज़ों का यूज़ करा। पहला हमने प्राइमरी स्टेन का यूज़ करा जो है क्रिस्टल वॉयलेट, दूसरा हमने आयोडीन सॉल्यूशन का यूज़ करा जो था मॉर्डेंट, और तीसरा हमने वॉशिंग स्टेप पे डीकलराइजिंग एजेंट का यूज़ करा वो था इथेनॉल और एसीटोन। राइट। अब हम क्या करेंगे, हम सब अब जब वॉश करने के बाद हम ये जो स्मीयर है इसको हम लोग काउंटर स्टेन करेंगे। ये काउंटर स्टेन है, किससे करेंगे? सैफ्रेनिन से। तो सैफ्रेनिन क्या है? एक तरीके का काउंटर स्टेन होता है। प्राइमरी स्टेन हमारा क्रिस्टल वॉयलेट है और सैफ्रेनिन हमारा काउंटर स्टेन है। ये क्या करेगा? ये जितने भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं उनको पिंक या रेड में स्टेन कर देगा, और जो ग्राम पॉजिटिव है उसको डार्क पर्पल ही रहने देगा। तो सैफ्रेनिन का काम क्या है? बिकॉज यहाँ पर वॉशिंग स्टेप में क्या हुआ, जो हमारे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया थे उन्होंने ये क्रिस्टल वॉयलेट को लूज कर दिया। अब जब ये बेसिलाई ने इसको लूज कर दिया, अब ये सैफ्रेनिन क्या करेगा? ये इन बेसिलाई के अंदर जाएगा बिकॉज ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, और ये अब इनको स्टेन कर देगा। कैसे स्टेन करेगा? या तो पिंक में या फिर वो रेड में स्टेन कर देगा। सो पिंक टू रेड इनका आइडियल कलर होता है। तो यहाँ देखिए इन्होंने इनको स्टेन कर दिया। इनका जो बेसिलाई का कलर है वो पिंक टू रेड आ गया, और जो दोनों कोकाई हैं वो कलर उन्होंने रिटेन किया हुआ है, ये अभी भी डार्क पर्पल है। तो इस तरीके से जो हमारे ग्राम पॉजिटिव हैं वो कोकाई हैं और ये स्फेरिकल हैं। ये देखिए आप स्लाइड के ऊपर ये गोल 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 आपको जो दिखाई देगा ये सारे के सारे ग्राम पॉजिटिव हैं, और ग्राम नेगेटिव हैं ये बेसिलाई हैं, रॉड शेप है, और ये सारे के सारे आपको पिंक शेड में दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हम ग्राम स्टेन करते हैं, और ये जो ग्राम स्टेनिंग है ये ग्राम स्टेनिंग बैक्टीरिया को दो क्लासेस में बांट देती है, ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव। और ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव होता है वो बेसिकली उनकी सेल वॉल कंपोजिशन की वजह से होता है। हमेशा याद रखिए ये जो सेल वॉल है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और इसी की वजह से हम बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव में आराम से डिवाइड कर सकते हैं। तो अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ देखते हैं कि भाई ये ग्राम नेगेटिव सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल में क्या डिफरेंस आता है। तो यहाँ देखिए जो सेल वॉल होती है ग्राम पॉजिटिव की, ये ग्राम पॉजिटिव है और ये ग्राम नेगेटिव है। तो ग्राम पॉजिटिव की जो सेल वॉल होती है वो एक सिंगल 20 to 80 नैनोमीटर के होमोजीनस पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन लेयर की मिलके बनी होती है। तो अब अगर यहाँ देखें तो ये बहुत ही मोटी लेयर है और ये 20 to 80 नैनोमीटर है। ओके, और ये सिंगल लेयर है, तो ये पेप्टिडोग्लाइकेन एक थिक लेयर होती है यहाँ पर। और अगर हम यहाँ पर ग्राम नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर जो पेप्टिडोग्लाइकेन होती है वो जस्ट 2 से 7 नैनोमीटर होती है। इसका मतलब ये है कि ये लगभग जो हमारी ग्राम पॉजिटिव है वहाँ से 10 टाइम्स वो थिन होती है। तो ये जो 2 to 7 नैनोमीटर पेप्टिडोग्लाइकेन है, तो ये आप देखिए ये पेप्टिडोग्लाइकेन है, और ये वाली जो आप बहुत ही पतली सी आप देख रहे हैं ये आपकी जो है ये आपकी सेल वॉल है ग्राम नेगेटिव के अंदर। राइट। अब क्या है, इसके ये जो है ये इसके जो ऊपर होती है वो 7 to 8 नैनोमीटर थिक आउटर मेम्ब्रेन भी होती है। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये हमारी पेप्टिडोग्लाइकेन है, और इस पेप्टिडोग्लाइकेन के ऊपर ये आउटर मेम्ब्रेन है, लेकिन ये आउटर मेम्ब्रेन हमारी ग्राम पॉजिटिव के अंदर एब्सेंट है। ऑलराइट। नाउ ये जो ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल होती है उनकी वॉल्स होती हैं बहुत स्ट्रांग होती हैं, जबकि जो ग्राम नेगेटिव होता है उसकी जो वॉल्स होती हैं वो कंपैरेटिवली लेस स्ट्रांग होती हैं एज कम्पेयर टू द ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिजम्स। और यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव में जो पेरीप्लाज्मिक स्पेस है वो ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है। पेरीप्लाज्मिक स्पेस होती है जो बेसिकली आउटर मेम्ब्रेन और पेप्टिडोग्लाइकेन, अगर आप देखें ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है और ये आपकी पेप्टिडोग्लाइकेन है, इसके बीच की जो स्पेस है ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस है, और दूसरा आपका जो पेप्टिडोग्लाइकेन है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके बीच का जो पार्ट है वो भी पेरीप्लाज्मिक स्पेस है। तो यहाँ पर पेरीप्लाज्मिक स्पेस जो होता है वो फिल होता है पेरीप्लाज्म से, और ये इन दोनों के बीच में दोनों लेयर्स के बीच में होता है, यानी तीनों लेयर्स में देखा जाए तो दो ये पेरीप्लाज्मिक स्पेस हैं, लेकिन यहाँ पर ये ऑलमोस्ट एब्सेंट होता है। ये एग्जाम्पल्स हैं स्टैफिलोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं ग्राम पॉजिटिव के। और साइनोबैक्टीरिया या जिसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते थे, ये एग्जाम्पल है हमारा ग्राम नेगेटिव सेल वॉल का। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ग्राम स्टेनिंग क्या होती है, और उस ग्राम स्टेनिंग के बेसिस पर हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, और इनकी सेल वॉल्स में क्या डिफरेंस होता है जिसकी वजह से ये स्टेनिंग होती है। ओके, चलिए। अब बैक्टीरियल सेल्स होती हैं वो या तो मोटाइल हो सकती हैं या नॉन मोटाइल हो सकती हैं। मोटाइल का मतलब वो मूव कर सकती हैं, नॉन मोटाइल का मतलब वो मूव नहीं कर सकती हैं। अगर वो मोटाइल होती हैं तो उनके ऊपर एक बहुत ही थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन होता है उनकी सेल वॉल से निकला हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लैजिला।
राइट। क्या बोलते हैं हम उसको? फ्लैजिला। और ये जो फ्लैजिला होते हैं इनके अलग अलग नंबर्स होते हैं, अलग अलग अरेंजमेंट होते हैं अलग अलग बैक्टीरिया के ऊपर, राइट। तो हर बैक्टीरिया के ऊपर, मतलब जो अलग अलग बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर अलग अलग नंबर्स में ये फ्लैजिला मिलते हैं, उनका अरेंजमेंट भी अलग अलग होता है। अब वो किस तरीके से होता है, या ये जो बैक्टीरियल सेल है येलो कलर की आप देख रहे हैं, अगर येलो कलर की जो बैक्टीरिया है, अगर बैक्टीरिया के ऊपर कोई फ्लैजिला नहीं है, एब्सेंट है, तो हम उसको बोलते हैं ए ट्राइकस, राइट। ए ट्राइकस क्या होते हैं? ए ट्राइकस ऐसी बैक्टीरियल सेल्स होती हैं जिनके ऊपर फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं। फिर अगर किसी बैक्टीरियल सेल के ऊपर सिर्फ एक ही होता है, राइट, और वो एक एंड पर होता है, तो हम उसको बोलते हैं मोनोट्राइकस या फिर पोलर फ्लैजिला। क्योंकि पोलर फ्लैजिला क्यों हो गया? क्योंकि एक एंड पे तो फ्लैजिला नहीं है और दूसरे एंड पर फ्लैजिला है, तो ये एक तरीके से पोलैरिटी इसने क्रिएट कर दी, इसलिए हम इसको बोलते हैं पोलर फ्लैजिला या मोनोट्राइकस। मोनो का मतलब होता है वन, और ट्राइकस ये हमारा फ्लैजिला से कंसर्न है, इसलिए यहाँ पर एक ही फ्लैजिला प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको बोलते हैं मोनोट्राइकस या पोलर फ्लैजिला। अगर फ्लैजिला दोनों पोल्स पर होता है, यानी अपोजिट एंड्स पर होता है, दोनों पोल्स का मतलब होता है अपोजिट एंड्स पर होता है, और एक एक होता है, तब हम उस कंडीशन में उसको बोलते हैं एम्फीट्राइकस, राइट। तो एम्फीट्राइकस हो गया, मोनोट्राइकस हो गया, ए ट्राइकस हो गया। ये समझ में आ गया? नाउ कभी कभी क्या होता है कि एक ही एंड पर बहुत सारे फ्लैजिला होते हैं और वो एज ए टफ्ट की तरह होते हैं, गुच्छे की तरह होते हैं, तो हम उसको बोलते हैं लोफोट्राइकस, राइट। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं लोफोट्राइकस। और कभी कभी क्या होता है कि ये जो टफ्ट होता है ये दोनों पोल्स पर होता है, यानी दोनों एंड्स पर होता है, तब इस केस में हम इसको बोलते हैं एम्फिलोफोट्राइकस। तो एम्फी का मतलब दोनों साइड, लोफोट्राइकस हो गया टफ्ट के रूप में जो ये फ्लैजिला है। और कभी कभी क्या होता है कि फ्लैजिला पूरी सेल में चारों तरफ होते हैं, तब हम उसको बोलते हैं पेरिट्राइकस या फ्लैजिला ऑल ओवर। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो डिफरेंट नंबर्स और अरेंजमेंट ऑफ फ्लैजिला होते हैं वो अलग अलग बैक्टीरिया में अलग अलग होते हैं। नाउ बैक्टीरियल फ्लैजिलम हैज़ थ्री पार्ट्स, इसके तीन पार्ट्स होते हैं, राइट। पहला होता है फिलामेंट, जो कि लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है। तो अगर आप यहाँ देखें, ये आपका फिलामेंट है और ये यहाँ से आगे एक्सटेंड कर रहा है। इस डायग्राम में इसको यहीं पर ही रोक दिया गया है क्योंकि बाकी का भी चीज़ को दिखाना था। तो ये जो फिलामेंट है ये बहुत लंबा होता है और ये लॉन्गेस्ट पोर्शन होता है, और ये जिससे मिलके बना होता है उसका नाम होता है फ्लैजिलिन प्रोटीन। यानी फ्लैजिलिन प्रोटीन जो होता है वो इस फ्लैजिलन, ये जो फ्लैजिला का जो फिलामेंट होता है उसको ये बनाता है। उसके बाद आता है हुक। तो यहाँ पर आप देखिए ये हुक है और ये हुक यहाँ पर पार्ट है जिसके अंदर से ये फिलामेंट निकल रहा है। ये बहुत ही फ्लैक्सिबल होता है और ये फिलामेंट को बेजल बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। तो ये हुक है, ये फिलामेंट है और ये नीचे इसकी बेजल बॉडी है। इस हुक की वजह से ये फिलामेंट इस बेजल बॉडी के साथ जुड़ा हुआ है, राइट। और देन सबसे लास्ट में आती है बेजल बॉडी, जो कि सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये बेजल बॉडी है, ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल के अंदर है ये, और यहाँ से ये इसने इसको बांध के रखा हुआ है बेसिकली, और सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन दोनों के अंदर ये जा रही है। ये सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है बेजल बॉडी, और ये बेजल बॉडी हुक को और फिलामेंट को जोड़ के रखती है, और ये इसकी वजह से ये पूरा का पूरा फ्लैजिला आराम से स्टेबल रहता है। ओके, चलिए। किसी किसी सेल्स में क्या होता है कि बहुत ही स्मॉल ब्रिसल लाइक फाइबर्स आ जाते हैं, यानी बहुत छोटे छोटे फाइबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पर। ये एक तो ये लंबा फ्लैजिला है, लेकिन यहाँ पर ये छोटे छोटे ब्रिसल लाइक फाइबर्स भी आपको दिखाई देंगे। इनको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्री। और ये जो फिम्ब्री होते हैं, ये जो छोटे से फाइबर्स हैं होते हैं फिम्ब्री। ये फिम्ब्री बेसिकली क्या करते हैं, ये सेल से बाहर निकलते हैं, और ये मेनली इनका जो काम होता है वो अटैचमेंट का माना जाता है। ठीक है, चलिए। ये किसी भी रॉक्स में, स्ट्रीम्स में या होस्ट टिश्यू के अंदर इसको बैक्टीरिया को अटैच कर देते हैं। नहीं, अब हम बात करते हैं बैक्टीरियल राइबोसोम्स के बारे में। तो बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम होता है वो 70S राइबोसोम होता है। 70S क्या है? बेसिकली S इज़ द सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, और ये स्वेडबर्ग यूनिट में हम इसको डिफाइन करते हैं। ये एक तरीके का इनडायरेक्ट मेजर है साइज और डेंसिटी को लेके, राइट। तो ये जो है बैक्टीरिया के अंदर जो 70S राइबोसोम होते हैं, इनका यूजुअल साइज 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर होता है, और उनके अंदर दो सब यूनिट्स होती हैं। एक होती है लार्जर सब यूनिट 50S की, दूसरी होती है 30S की स्मॉलर सब यूनिट। तो आप ये देखिए, ये स्मॉलर सब यूनिट है 30S, इसके अंदर 16S राइबोसोमल आरएनए होता है, और ये 50S की लार्जर सब यूनिट है, इसके अंदर 23S rRNA और 5S rRNA होता है। और जब ये दोनों सब यूनिट्स मिल जाती हैं तो ये कंप्लीट राइबोसोम बनाती हैं, जो कि 70S राइबोसोम होता है, जिसकी जो सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है 70S है। यहाँ पर ये बात याद रखिए कि जो हम 50 और 30 का जो
सम होता है वो 80 होता है। यहाँ पर ये एक तरीके का समेशन नहीं है, ये इन दोनों को हम जोड़ते नहीं हैं, ये एक सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट है, और ये सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट को हम डिटरमाइन करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन से। तब ये जो लार्जर यूनिट है ये 50s है, स्मॉलर 30s है, लेकिन जब ये दोनों यूनाइट कर जाते हैं तो इन दोनों को मिलके बन जाता है ये 70s। और जो 70s है ये कंप्लीट राइबोसोम का सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, और ये 70s कैरेक्टरिस्टिक होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स का या बैक्टीरियल राइबोसोम्स का। ओके अगर हम यूकैरियोट्स की बात करें तो वहाँ पर हमको 80s मिलेगा, वहाँ पर आपको 70s सिर्फ दो ही चीज़ों में मिलता है, एक आपको मिलेगा प्लास्टिड के अंदर और दूसरा आपको मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर जो होता है वो 70s होता है। ये जो होते हैं राइबोसोम्स, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो सेल की होती है उनके साथ भी एसोसिएट हो सकते हैं और साइटोप्लाज्म में भी फ्रीली रह सकते हैं। और ये बेसिकली जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। इनका एक ही काम होता है, ये मैसेंजर आरएनए को डिकोड करते हैं, और ये यहाँ पर अमाइनो एसिड्स को मैसेंजर आरएनए में जो कोड है उसके अकॉर्डिंग ये अमाइनो एसिड्स को आपस में पॉलीमराइज करते हैं और फिर उससे वो प्रोटीन बनाते हैं या पॉलीपेप्टाइड का सिंथेसिस करते हैं। सो राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बहुत सारे राइबोसोम्स एक सिंगल मैसेंजर आरएनए पर अटैच हो सकते हैं और वो एक पूरी चेन को हम लोग बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या पॉलीसोम्स। तो यहाँ देखिए ये आपने ये मैसेंजर आरएनए है, ये ब्लू कलर का, इसके ऊपर ये ब्राउन कलर के ये राइबोसोम्स हैं, और यहाँ पर आप देखिए कि किस तरीके से ये अमाइनो एसिड की चेन यहाँ पर निकल रही है या प्रोटीन यहाँ पर निकल रहा है। तो हम इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स या पॉलीसोम्स, राइट। सो राइबोसोम्स ऑफ अ पॉलीसोम दे ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन्स, बिकॉज ये मैसेंजर आरएनए है। ये मैसेंजर आरएनए जो है यहाँ से ये राइबोसोम्स हैं, और ये राइबोसोम से क्या है, ये जो प्रोटीन है ये आपका यहाँ पर ये प्रोटीन निकल रहा है, तो ये प्रोटीन है और ये आपका मैसेंजर आरएनए। ओके, अब हम बात करेंगे इंक्लूजन बॉडीज़ की। सो इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं, ये बेसिकली ये बैक्टीरिया के अंदर रिजर्व मटेरियल को स्टोर करके रखती हैं। सो दे स्टोर द रिजर्व मटेरियल्स इन द साइटोप्लाज्म इन प्रोकैरियोटिक सेल्स, एंड मोस्टली दे आर नॉट बाउंड बाय एनी मेम्ब्रेन एंड दे लाई फ्री इन द साइटोप्लाज्म। सो बहुत डेंस बॉडीज़ होती हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होती हैं। अगर आप यहाँ देखें, ये देखिए आपको इंक्लूजन बॉडीज़ मिलेंगी, ये बड़ी बड़ी इंक्लूजन बॉडीज़ हैं, ये यहाँ पर मिलेंगी। ये आपको राइबोसोम्स दिखाई देंगे पिंक कलर के डॉट्स, ये आपका न्यूक्लियोइड रीजन है जिसके अंदर आपको यहाँ पर ये डीएनए मिलेगा, ये बाहर कैप्सूल है, ये सेल वॉल है, और ये अंदर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये इसका फ्लैजुलम निकला हुआ है। तो इस तरीके से एक बहुत ही ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है ये बैक्टीरिया की, और यहाँ पर आपको ये इंक्लूजन बॉडीज़ आपको दिखाई देंगी। इनके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स स्टोर करके रखते हैं, साइनोफाइशियन ग्रैन्यूल्स को स्टोर करके रखते हैं, या ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल्स को ये स्टोर करके रखते हैं। तो ये इनके इंक्लूजन बॉडीज़ के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसके अलावा ब्लू ग्रीन और पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर गैस वैक्यूल्स भी मिलती हैं। तो ये जो गैस वैक्यूल्स होती हैं इसके अंदर गैस या एयर टाइप की जो होता है कंपोजिशन होता है, और ये आपको ब्लू ग्रीन या पर्पल बैक्टीरिया या ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर मिलते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दे ऑल्सो रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर बाय टाइंग अप मॉलिक्यूल्स इन अ पार्टिकुलेट फॉर्म। सो बेसिकली क्या है कि ये ऑस्मोटिक प्रेशर हम पढ़ेंगे अभी आगे जब हम मेम्ब्रेन्स पढ़ेंगे, और उसमें हम लोग ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की बात करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जस्ट बता देता हूँ कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, वो पार्टिकल्स की वजह से होता है, और वो क्या होता है कि जहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि वहाँ पर एक तरीके का प्रेशर बढ़ जाता है, और ऑस्मोसिस होता है वो वाटर की वजह से होता है। तो यहाँ पर ये जो बात कर रहे हैं ये क्या कर रहा है कि ये पार्टिकल्स हैं, इन पार्टिकल्स को ये आराम से एक जगह पर इंक्लूजन बॉडीज़ के अंदर ये बाइंड कर देते हैं, और इस बाइंड करने की वजह से क्या होता है, ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये ऑस्मोटिक प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाता है। तो ऑस्मोसिस जो होता है वो बेसिकली ऑस्मोसिस है हमारा वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट, जो कि एक तरीके का पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन की वजह से, ठीक है। तो ये उसको रिड्यूस कर देता है। एंड बिकॉज इंक्लूजन बॉडीज आर यूज्ड फॉर स्टोरेज, देयर क्वांटिटी विल वेरी विद इन द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ द सेल। अब क्या है कि ये स्टोरेज का काम करती हैं, अगर बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है, बहुत अच्छा न्यूट्रिशन मिलता है तो ज़्यादा फूड आ जाता है अंदर। जब ज़्यादा फूड आ जाता है तो क्या होता है कि इंक्लूजन बॉडीज़ बढ़ जाती हैं।
तो इसका मतलब ये है कि इसको स्टोर करके रखती हैं। लेकिन जैसे ही एनवायरनमेंट के अंदर न्यूट्रिशन थोड़ा कम हो जाता है तो बैक्टीरिया को तो न्यूट्रिशन चाहिए, तो वो क्या करता है, इन इंक्लूजन बॉडीज़ में से धीरे 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 ईट करना शुरू कर देता है, और उसकी वजह से क्या होता है, इंक्लूजन बॉडीज़ का साइज़ कम हो जाता है और नंबर्स भी उनके कम हो जाते हैं। तो ये इंक्लूजन बॉडीज़ है, ये बेसिकली स्टोरेज के लिए होती है, लेकिन इनकी जो क्वांटिटी होती है वो उसके सेल के न्यूट्रिशनल स्टेटस के ऊपर डिपेंड करती है। राइट, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। नाउ अदर देन स्टोरेज, मैग्नेटोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। कैसी होती है? इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज होती हैं, वो किसी किसी बैक्टीरिया के अंदर होती हैं। वो क्या काम करते हैं मैग्नेटोसोम्स, ये बैक्टीरिया को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग ओरिएंट कराते हैं, तो हम इनको बोलते हैं मैग्नेटोसोम। और ये मैग्नेटोसोम इनऑर्गेनिक इंक्लूजन बॉडीज होती हैं। दीज इंक्लूजन बॉडीज दे कंटेन आयरन इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटाइट। तो ये जो इंक्लूजन बॉडीज़ होती हैं इनके अंदर आयरन होता है, और वो आयरन मैग्नेटाइट के फॉर्म में होता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि वो एक तरीके के नेचुरल मैग्नेट्स की तरह बिहेव करते हैं बैक्टीरिया, और वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के अकॉर्डिंग अपने आप को ओरिएंट कर लेते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे इसके सेकंड ब्रांच की, वो है आर्किया। सो आर्किया क्या है, वो बैक्टीरिया और यूकैरियोट्स दोनों से ही अलग है। दे डिफर इन मैनी वेज फ्रॉम बोथ बैक्टीरिया एंड यूकैरियोट्स। इनकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर अलग होती है, इनकी केमिस्ट्री अलग होती है, इनके मेम्ब्रेन के लिपिड स्ट्रक्चर अलग होती है, इनकी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी अलग होती है, और इनका मेटाबॉलिज्म भी हमारे बैक्टीरिया और यूकैरियोट से अलग होता है। इसीलिए हमने इनको एक बिल्कुल अलग एक एक ब्रांच में बांट दिया है, और वो हमने इनको एक ग्रुप दे दिया, और उस ग्रुप का नाम रखा हमने आर्किया, जो कि प्रोकैरियोट्स के अंदर आता है। ठीक है, दे यूजुअली ग्रो इन फ्यू रेस्ट्रिक्टेड और स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स। इनका जो ग्रोथ होती है ना, नॉर्मली आप उनको, ठीक है, नॉर्मल कंडीशन में भी ये मिल सकते हैं, लेकिन इनके मिलने की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटीज ऐसी जगह पर होती है जो कि बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड स्पेस या रेस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट होते हैं, जहाँ पर आपको आपको पता ही नहीं होगा, या आपको आपको लगेगा कि यहाँ तो कोई लाइफ पॉसिबल नहीं है, ये वहाँ पर भी मिल जाते हैं। या फिर कुछ स्पेशलाइज्ड हैबिटेट्स होते हैं, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। राइट, इनका दूसरा नाम क्या है, एक्सट्रीमोफाइल्स। नाउ जैसे हाई टेम्परेचर, अब बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर इनको बोलते हैं, हम इनको बोलते हैं थर्मोफाइल्स। राइट, थर्मस एक्वाटिकस एक एग्जाम्पल है जिसमें हम लोग एक टैग पॉलीमरेज निकालते हैं, और उस टैग पॉलीमरेज का यूज़ हम लोग करते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, पीसीआर में। जब आप पीसीआर पढ़ेंगे, आपने पीछे की वीडियोस अगर आप देखें तो उसमें मैंने आपको बताया कि जो क्लास 12 में जब आप पढ़ेंगे वहाँ पर, तो जो थर्मस एक्वाटिकस होता है वो एक बैक्टीरिया होता है जो कि बहुत ही हॉट स्प्रिंग्स के अंदर मिलता है, और उसके अंदर, और स्प्रिंग का जो टेम्परेचर होता है वो लगभग लगभग 100 डिग्री सेल्सियस होता है, और वहाँ से वो बैक्टीरिया उसके अंदर आराम से ग्रो करता है, और वहाँ से हम लोग इसको निकालते हैं पॉलीमरेज को, और इस पॉलीमरेज का यूज़ हम लोग करते हैं पीसीआर में, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में। और बिकॉज पीसीआर की जो साइकिल होती है उसमें भी हमें हाई टेम्परेचर की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो पॉलीमरेज है ये हाई टेम्परेचर पर काम करता है, और ये डीनेचर नहीं होता, तो इसीलिए ये हाई टेम्परेचर वालों को हम लोग बोलते हैं थर्मोफाइल्स। देन लो टेम्परेचर पर जो करते हैं ग्रो, उनको हम लोग बोलते हैं क्रायोफाइल्स। उसके अलावा जो अपर एटमॉस्फेयर में ग्रो करते हैं हम उनको रेडियो टॉलरेंट माइक्रोब्स बोलते हैं, क्योंकि वो यूवी रेडिएशन को आराम से टॉलरेट कर सकते हैं। एल्कलाइन एनवायरनमेंट में भी ये मिल जाते हैं, ऐसे आर्किया को हम लोग बोलते हैं एल्कलीफाइल्स। एसिडिक एनवायरनमेंट में हम इनको एसिडोफाइल्स बोलते हैं, जो सॉल्टी एनवायरनमेंट में रहते हैं हम इनको हेलोफाइल्स बोलते हैं, और जहाँ पर बहुत ही कम ऑक्सीजन मिलती है या बिल्कुल ऑक्सीजन नहीं होती, इनको ये हमारे एनारोब्स होते हैं। ओके, उसके अलावा कभी कभी ये पेट्रोलियम डिपॉजिट्स में भी मिल सकते हैं, और वहाँ पर हम इनको बोलते हैं पेट्रोफाइल्स। तो आप यहाँ देखिए जो हाई प्रेशर वाले हैं वहाँ पर हम इनको बोलते हैं बैरोफाइल्स। तो ये कितने ज़्यादा, आप देखिए इनकी इनकी कंडीशंस देखिए, हाई टेम्परेचर, लो टेम्परेचर, अपर एटमॉस्फेयर, एल्कलाइन एनवायरनमेंट, एसिटिक एनवायरनमेंट, सॉल्टी एनवायरनमेंट, नो ऑक्सीजन और लिटिल ऑक्सीजन, पेट्रोलियम डिपॉजिट, या फिर हाई प्रेशर एरियाज। तो इस तरीके से ये जो आर्किया होते हैं इनके अलग अलग अपनी हैबिटेट्स होती हैं, और बहुत ही वाइड हैबिटेट है और बहुत ही एक्सट्रीम है, इसीलिए हम इनको बोलते हैं एक्सट्रीमोफाइल्स। नाउ दे कैन बी ग्राम स्टेन्ड, तो अभी आपने देखा किस तरीके से ग्राम स्टेनिंग होती है, तो आर्किया को भी हम लोग ग्राम स्टेन कर सकते हैं। सम आर सिंगल सेल्स वेयर आर सम फॉर्म फिलामेंट्स और एग्रीगेट्स। तो ये फिलामेंटस फॉर्म में भी हो सकते हैं, ये एग्रीगेट फॉर्म में भी हो सकते हैं, और ये सिंगल सेल भी हो सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी तक इनकी कोई पैथोजेनिसिटी नहीं नोन हुई है। इसका मतलब ये, जैसे बैक्टीरिया बहुत सारी डिजीज़ को प्रोड्यूस करता है,
राइट। बहुत सारी डिजीज होती है बैक्टीरिया की वजह से, लेकिन आर्किया की वजह से अभी कोई ऐसी नोन पैथोजेनिसिटी नहीं है। हो सकता है कि इससे कुछ पैथोजेनेसिस होता हो, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोन नहीं है। Now, their unique cell wall components make them suitable to live in extreme environment, because इनका जो सेल वॉल होता है उसका कंपोनेंट इतना यूनिक होता है कि ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट के अंदर आराम से रह सकते हैं। इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका एक स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही यूनिक स्ट्रक्चर होता है, और वो क्या होता है कि वो वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर्स में, यानी फ्रीजिंग कोल्ड से बॉइलिंग हॉट में भी ये फ्लूइडिक रहता है और सेलेक्टिवली परमिएबल बना रहता है। ये जो प्रॉपर्टी होती है फ्लूइड की और परमिएबल सेलेक्टिवली परमिएबल की, परमिएबिलिटी की, ये प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे आपके, जब हम पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स को, और तब आप देखेंगे कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो दिया गया है वो इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पर दिया गया है। और ये सेलेक्टिवली परमिएबल होना और फ्लूइड रहना, इवन अगर कोल्ड टेम्परेचर में भी ये फ्लूइडिक रहती है अगर मेम्ब्रेन, तो ये इसको सर्वाइव करने में हेल्प करती है। इसीलिए ये जो सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं इनकी कंपोजिशन बाकी के जो बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन्स होती हैं उनकी कंपोजिशन से अलग होती है। अगर हम इनको कुछ एक बार को बैक्टीरिया और आर्किया को कंपेयर करें, तो जो इनकी सेल वॉल होती है, बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, जबकि आर्किया के अंदर कोई पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं होता। सो देर इज़ नो पेप्टिडोग्लाइकेन, याद रखिए इस बात के लिए। दूसरा जो सेल मेम्ब्रेन की टाइप है वो लिपिड बाइलेयर होती है इन केस ऑफ बैक्टीरिया, और आर्किया के अंदर ये लिपिड बाइलेयर हो सकती है या लिपिड मोनोलेयर हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। जेनेटिक मेकअप की बात करें तो बैक्टीरिया के अंदर बहुत ही सिंपल जीन ऑर्गेनाइजेशन होती है, जबकि आर्किया के अंदर ये कंपैरेटिवली कॉम्प्लेक्स होती है। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये थोड़ा सा यूकैरियोट्स के क्लोज होती है, तो ये इसको डिफर करती है बैक्टीरिया के साथ। तो बैक्टीरियल जीन ऑर्गेनाइजेशन इज कंपैरेटिवली सिंपलर, एंड आर्कियल जो है वो कॉम्प्लेक्स होती है, बट इट इज़ क्लोजर टू यूकैरियोट्स। हैबिटेट अगर हम बात करें, दे आर यूजुअली फाउंड इन नॉर्मल एनवायरनमेंट्स, जबकि ये कॉमनली फाउंड करते हैं एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में। तो ये नॉर्मल में भी मिलते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आर्किया सेल आपको नॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं मिलेंगी, डेफिनेटली वो वहाँ पर भी मिल जाएंगी, लेकिन ये एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा कॉमनली आपको मिल जाते हैं, वहाँ पर आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा। तो नॉर्मल में तो आपको बैक्टीरिया भी मिल जाएगा और आर्किया भी मिल जाएगा, लेकिन एक्सट्रीम में आपको बैक्टीरिया नहीं मिलेगा, उसके चांसेस बिल्कुल बहुत कम है या ऑलमोस्ट नो है, लेकिन आर्कियल सेल्स आपको बहुत कॉमनली वहाँ पर मिल जाएंगी। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो यहाँ पर मिथेनोजेनेसिस नहीं हो सकता, लेकिन आर्किया के केस में मिथेनोजेनेसिस एक एग्जाम्पल है, ये प्रेजेंट होता है। तो मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं, वो मीथेन का यूज़ करते हैं अपना कार्बन फिक्स करने के लिए और एनर्जी के लिए, तो वो चीज़ आपको आर्किया में मिल जाएगी लेकिन बैक्टीरिया के अंदर नहीं मिलेगी। ओके, इसके एग्जाम्पल्स हैं जैसे पायरोकोकस फ्यूरियोस, ये अंडर सी वेंट्स के अंदर मिलता है जहाँ पर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी कहीं कहीं ज़्यादा होता है और प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, बिकॉज वो अंडर सी है और वो सी बैड होता है एक तरीके का। अब आप देखिए कि सी बैड पे कितना ज़्यादा प्रेशर होता है, पूरा का पूरा पानी का प्रेशर उसके ऊपर होता है और साथ में टेम्परेचर भी 100 डिग्री से ज़्यादा होता है। तो ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन के अंदर भी यहाँ पर आपको ये आर्किया मिल जाएगा जिसका नाम है पायरोकोकस फ्यूरियोसस। अब यहाँ पर देखिए कोकस है, तो कोकस का क्या मतलब हुआ? गुड, राउंड। ओके, चलिए एक है सल्फोलोबस। सो सल्फोलोबस क्या है? एक जीनस होता है, ये थर्मोफाइल्स हैं और ये एसिडोफाइल्स होते हैं, यानी ये हाई टेम्परेचर में और एसिडिक कंडीशंस में भी मिल जाएंगे, और ये आपको मिलेंगे वॉल्केनिक स्प्रिंग्स के अंदर। जो हमारे वॉल्केनो होते हैं, ज्वालामुखी होते हैं, उसके पास जो स्प्रिंग्स होते हैं वहाँ पर ये उस पर मिल जाते हैं। तो ये है सल्फोलोबस। ऑलराइट, तो ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं आर्किया के। तो मुझे लगता है कि आज के डिस्कशन के बाद आपको बैक्टीरिया में और आर्किया में एक मोटा मोटा डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और साथ में आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा कि दोनों सेल्स के क्या फंडामेंटल जो चीज़ें हैं जो उनको दोनों को अलग करती हैं, और साथ में क्या ग्राम स्टेनिंग होती है, हम ग्राम स्टेन किस तरीके से किसी भी बैक्टीरिया को ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव में डिवाइड कर देता है और उसका क्या मेथड होता है। तो चलिए हम आज का डिस्कशन यहीं ख़त्म करते हैं और फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में एक नए सब टॉपिक के साथ इसी चैप्टर में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, थैंक यू।